नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर नजर रहने वाली है उन टॉप लाइंस का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। आखिरकार किसने चुप कराया राघव चड्ढा को और किसको लग गई नजर? क्योंकि राघव चड्ढा को कहा जा रहा है कि नजर लग गई है। हटते ही खुल रहे हैं एक एक करके राज। बताएंगे कि क्या राज खुल रहे हैं न्यूज पंच में आपको। जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में मालदा में हुई हिंसा के बाद अब एनआईए की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब जांच हो गई है तेज, यानी गुनाहगारों की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। और जिस तीसरी और महत्वपूर्ण खबर पर हमारा नजर रहेगी वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर। हॉर्मुज पर वैश्विक चिंता हुई है और साथ ही 60 से ज्यादा देश मिलकर एक साथ एकजुट हुए हैं, जहां भारत ने दिया है सख्त संदेश और बताया है हल। क्या है वो हल जो भारत ने बताया है, बताएंगे आपको न्यूज पंच। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले राघव चड्ढा की बात कर लेते हैं, जिनको चुप कराया गया है, लेकिन हौसले उनके बुलंद नजर आ रहे, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। ऐसा है कि सियासी गलियारों के अंदर खाने में हलचल इस समय तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद और अपने पोस्टर बॉय राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है। वहीं राघव चड्ढा जो संसद में पैटर्निटी लीव से लेकर फ्लाइट देरी तक हर मुद्दे पर मुखर रहे हैं, अब अपनी ही पार्टी में साइलेंट कर दिए गए हैं। और अभी कुछ देर पहले ही राघव चड्ढा का ट्वीट आया है जहां कह रहे हैं कि साइलेंस बट नॉट डिफीटेड। चुप जरूर कराया गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं। कहा जा रहा है कि रवैये में बदलाव, मुश्किल वक्त में चुप्पी और जरूरी मौकों पर गैर मौजूदगी राघव चड्ढा को भारी पड़ गई है। पद जाने के कुछ घंटे बाद ही राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो डालकर बुरी नजर का इशारा भी जरूर किया। लेकिन सवाल अब यह है कि यह नजर बाहर की है या घर के अंदर की है। उधर बीजेपी ने भी तंज कसते हुए आपके लोकतंत्र के सवाल पर बड़ी तंज कसा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पद से हटाना है या फिर आप में एक और बड़े चेहरे का साइलेंट एग्जिट शुरू हो चुका है। चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको एक एक करके बताते कि राघव के राज्यसभा में उपनेता होने पर क्या है इस पूरी कहानी का इनसाइडर में आपको बताएं तो राघव चड्ढा को यहां बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिए गए हैं और राघव चड्ढा को की जगह अब किसी और की एंट्री भी हो चुकी है। कम्युनिकेट किया गया राज्यसभा सचिवालय को आपकी तरफ से, जहां बताया गया कि राज्यसभा में उपनेता के तौर पर राघव चड्ढा को हटा दिया जा रहा है। सियासी गलियारे में बहुत हलचल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि क्यों इस तरीके से राघव चड्ढा को इस वक्त में हटाया जा रहा है, क्या ऐसी बड़ी वजह हो सकती है। तो राघव चड्ढा में आप पार्टी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ये राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के तौर पर हटा दिया गया है। 37 वर्षीय राघव चड्ढा है जो हमने देखा है कि राज्यसभा में कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं। हटाने की बड़ी वजहों पर नजर डाल लेते हैं। हटाने की बड़ी वजहों में ये रहा है कि इनका रवैया कुछ समय से देखा जा रहा है कि बदला सा नजर आ रहा है। यानी कि आपके जो कई बड़े इवेंट्स होते हैं वहां राघव चड्ढा की ना मौजूदगी रहती है। आप नेताओं की रिहाई पर चुप्पी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो एक्साइज ड्यूटी पर बेल मिली थी, उनको राहत मिली थी, उस पर भी राघव चड्ढा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। साथ ही साथ जिस तरीके से देख रहे हैं कि राघव चड्ढा कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं और जनहित से जुड़े ये मुद्दे होते हैं, तो क्या बढ़ती लोकप्रियता से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। जरूरी मौकों पर देखा गया है कि गायब रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए जब चुनाव प्रचार भी करना था, राघव चड्ढा कहीं मौजूद नहीं नजर आ रहे थे। और राज्यसभा में जो कोटा होता है बोलने का पार्टी का, उसमें सबसे ज्यादा राघव चड्ढा को मौका मिल रहा था। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया और दूसरे जो सांसद थे उनको वक्त नहीं मिल रहा था। ये भी कहीं ना कहीं आपके सांसदों और आपके नेताओं को बड़ा खल रहा था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है। यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन स्टार प्रचारकों में कहीं भी राघव चड्ढा नजर नहीं आ रहे हैं।
साथ ही साथ अब जब पद छिना है तो राघव का इमोजी वॉर भी शुरू हो गया है। और जब ये इमोजी वॉर दिख रहा है तो इस इमोजी वॉर में क्या दिखा है? इमोजी वॉर में दिखा एक ईवल आई यानी कि नजर। अब राघव चड्ढा को किसकी बुरी नजर लगी ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये बुरी नजर वाली रहस्यमय इमोजी जो राघव चड्ढा ने राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद ही कुछ देर बाद लगा दी, तो ये बुरी नजर आखिरकार राघव चड्ढा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या बाहर से क्यों ये बुरी नजर है कि अंदर खाने से ही कोई बुरी नजर राघव चड्ढा को लग गई, जो राघव चड्ढा से ये पद छिन गया? तो पद छिनने के बाद आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा के एक और ट्वीट अब से कुछ देर पहले आया, जहां राघव चड्ढा ने ट्वीट करके बताया कि मैंने राज्यसभा में क्या क्या बयान दिए, किन किन मुद्दों पर मैं मुखर रहा, फिर भी आप पार्टी जो है, जो मेरी पार्टी है, उसको मैं रास नहीं आया। हालांकि मुझे चुप जरूर कराया गया, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। यहाँ राजनीतिक गलियारों में क्योंकि मैंने बताया कि हलचल तेज हो गई, तो आइए जो प्रतिक्रिया आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने तंज कसा है, क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा, क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन ले। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। तो आपके एक्शन पर राघव चड्ढा का रिएक्शन आपने सुना। ट्विटर पे आपसे कुछ देर पहले राघव चड्ढा ने कहा कि आपको मैं रास नहीं आया और मेरे बोलने की वजह से और मेरे जनहित के मुद्दे उठाने से मुझे आप में राज्यसभा के उपनेता से हटा दिया जाता है। भाजपा यहां क्या तंज कसती हुई नजर आ रही है, ये भी आपको दिखा देते हैं। यदि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने उनके बोलने पर रोक लगाई है, मैं समझता हूं कि ये तो पूरी तरह से तानाशाही है। यदि उनके बोलने पर भी आप पाबंदी लगाएंगे तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, फिर उनकी पार्टी में लोकतंत्र कहां बचा है? चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल की यहां आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो डिक्टेटरशिप करते हैं, उनका साथ सब छोड़ देंगे। केजरीवाल कमजोर और डरे हुए आदमी हैं। उनको विपक्ष से डर लगता है, वो विपक्ष बाहर हो या उनके दल के भीतर हो। तो इस समय राजनीतिक गलियारों में क्योंकि हलचल तेज है और राघव चड्ढा पर कोई, जब से उन्हें हटाया गया है उपनेता के तौर पर, कोई भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाएं तो आपके साथ दामन छोड़ने वाले कोई राघव चड्ढा पहले नहीं होंगे, अगर वो छोड़ते हैं तो। अगर आपको किस किस ने अब तक छोड़ा है आपका दामन बताए। ये देखिए तस्वीरों के साथ देख रहे हैं आप आशुतोष, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और साथ ही साथ कई बड़े नेता भी थे। शांति भूषण जो थे वो आपके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपका दामन छोड़ा। प्रशांत भूषण जो कोर्ट में आपको दिखते हैं और कानून से जुड़े रहे हैं। योगेंद्र यादव, चुनावों से इनका कई समय तक नाता रहा है। योगेंद्र यादव भी आपके साथ जुड़े रहे, उन्होंने भी नाता छोड़ दिया। आनंद कुमार ने नाता छोड़ दिया, अंजलि दमानिया ने नाता छोड़ दिया, मयंक गांधी हो, किरण बेदी हो, शाजिया अल्मी हो, ऐसे फहरिस्त जो है बड़ी लंबी है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, राघव चड्ढा ने अब से कुछ देर बाद पहले ही ट्वीट किया और कहा है कि मुझे चुप कराया गया है। वो आप पर यह साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी आवाज को दबाया है, लेकिन वो हारेंगे नहीं। और आपके साथ दामन छोड़ने वालों की फहरिस्त हमने देखी है अंकित, बहुत लंबी रही है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया है उसमें ये कहा हुआ है, मुझे चुप कराया गया है, मैं हारा नहीं हूं, मैं दरिया हूं, मौका पड़ने पर सैलाब लाऊंगा। यानी ये साफ तौर पर जो अंदर खानों में, या यूं कहूं पार्टी के अंदर एक दशक से ज्यादा पुराना रिश्ता 2022 से जब राघव चड्ढा पार्टी में शामिल हुए तब से चला आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो खटास है या यूं कहूं जो रिश्तों में दरार है वो अब बाहर भी नजर आने लगा है। और इसी वजह से साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और ट्वीट करके ये भी कहा कि मुझे मेरी आवाज को दबाया गया और मुझे
कहा जा रहा है राज्यसभा में बोलने की इजाजत तक ना दी जाएगी। तो यानी ये मानकर चलें कि जिस तरह से अभी चुनावों में पुडुचेरी हो, असम, केरला हो, वहां पर भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में से उनका नाम हटा दिया गया, तब भी ये देखा जा रहा था कि आगे चलकर पार्टी बड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर एक्शन लेने वाली है। और आपको याद होगा 2022 में जब से राज्यसभा में इनको भेजा गया था, तभी उसके बाद से एक्साइज ड्यूटी का मामला सामने आया और एक एक करके पार्टी के कई नेता, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जेल की सलाखों के पीछे था। और यह भी देखा जा रहा था कि राघव चड्ढा वहां पर एक्टिव बहुत हद तक नहीं थे। कई बार तो विदेशों में वो अपनी आंखों का इलाज करवाने तक गए हुए थे और उसके बावजूद पार्टी में यहां अंदर खानों में बार बार ये देखा जा रहा था कि वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या स्वाति मालीवाल की तरह अब राघव चड्ढा भी बागी हो गए हैं? और या अगर बागी हो रहे हैं तो पार्टी उन पर किस तरीके के एक्शन लेने वाली है वो तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर इस पर यह कहती नजर आ रही है, वो सिंपैथी दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राघव चड्ढा ये भी कह रहे हैं अपने वीडियो में कि मैं आम आदमी की आवाज उठाता था और आम आदमी पार्टी को इसी आवाज उठाने से इतनी दिक्कत भला कैसे हो सकती है। और आपको भी याद होगा वो साफ तौर पर कई सारे ऐसे मुद्दे उठा चुके हैं राज्यसभा में जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जिस पर हमारा और आपका ध्यान भी कई बार नहीं जाता। जैसे ही राघव चड्ढा का ये मुंबई एयरपोर्ट की तारीफ हो। अंकित, जैसे ही राघव चड्ढा का ये ट्वीट आया और बोला है कि आम आदमी के मैं मुद्दे उठा रहा था लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं रास नहीं आ रहा था, लग रहा है कि अंकित की राघव चड्ढा भी अब दामन छोड़ने वाले हैं। देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो खुद क्यों जाएंगे। वो चाहेंगे कि पार्टी उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करके हटाए, क्योंकि वो अगर ऐसा करते हैं तो उनके पास यहां पर लेवरेज बना रहेगा। तो कोई खुद अपने पद से नहीं हटता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जिससे पहले आपने जितने भी बड़े जो पार्टी के या यूं कहूं संस्थापक के साथ के व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने एक एक करके पार्टी छोड़ दी। उसमें कुमार विश्वास भी शामिल हैं। और जो जो छोड़ करके गया वो लगातार मुख या यूं कहो रुख मोड़कर तो गया ही गया और अलग अलग मंचों पर अपनी बात भी रख रहा है। और राघव चड्ढा ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें आखिरी के जो चंद लाइनें हैं उसमें सैलाब की बात है। तो यानी ये दिखने वाला है कि ऐसा कौन सा सैलाब राघव चड्ढा के पास यूं कहूं राज है और आपके अंदर खाने में आखिर क्या चल रहा है, ये इनसाइडर हमने जरूर अपने दर्शकों को बताया। लेकिन कहा जाता है ना कि कहानी अभी बाकी है। तो शुरुआत अभी हुई है राघव चड्ढा के साथ, जब तलखी साफ तौर पर अब बाहर आ चुकी है। देखना होगा कि आप में अब आगे क्या होता है। फिलहाल अंकित, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे और पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हमने देखा कि मालवा में एक बड़ी हिंसा हुई, और वो हिंसा कैसी हुई कि न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया, उन्हें बंधक बनाया गया और उसके बाद एक्शन मोड शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इस केस में अब एनआईए की एंट्री हो चुकी है और एजेंसी की टीम आज से मालदा पहुंचकर जांच शुरू करने वाली है। चुनाव आयोग ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दे डाले हैं। और इस बीच राज्य के डीजीपी हों और एसपी हों, इन्होंने विस्तृत रिपोर्ट इनसे तलब की गई है। जबकि अब तक अगर एफआईआर बताए कितने लोगों पे हो चुकी है तो 6 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। उधर आपको बताएं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई थी। इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया क्योंकि विपक्ष ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमलावर है। वहीं सामने आए वीडियो ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया और कई सवाल खड़े कर दिया। ये ग्राफिक्स का सीधा रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से मालदा की जो गुत्थी है अब एनआईए सुलझाएगी और कैसे ये सब होगा। देखते हैं कि क्या होगा इसके आगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के मालदा से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। कालियाचक हिंसा का मास्टरमाइंड जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और पश्चिम बंगाल के मालदा से ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से हिंसा घटी उसमें कौन बड़े बड़े लोग थे, कौन कहा जा रहा है कि उसका मास्टरमाइंड था। तो कालियाचक का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया है। नाम है मौफिकरुल इस्लाम और जिसको गिरफ्तार किया गया इस पूरी साजिश रचने के आरोप में। तो मालदा केस में अगर देखें तो कालियाचक हिंसा में एक बड़ी खबर यहां से आ रही है जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस आरोपी को माना जा रहा है कि इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कालियाचक हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी मौफिकरुल इस्लाम को ले चुकी है। अब इनसे सवाल पूछे जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ेंगे और इस पूरी अगर मालदा हिंसा की बात करें तो इस समय इलेक्शन कमीशन भी एक्शन मोड में और सख्त एक्शन ले रही है। एनआईए की एंट्री हो चुकी है। बंधक बनाने की एनआईए करेगी जांच की क्यों इन 7 न्यायिक अधिकारी जो अपने काम और जिम्मेदारी निभाने आए थे उन पर
उनको बंधक बनाया गया। उग्र भीड़ पर ईसी का सख्त एक्शन साफ तौर पर इस समय नजर आ रहा है। कानून से खिलवाड़ पड़ने वाला है भारी, क्योंकि एनआईए की टीम आज से करने वाली है जांच शुरू। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान जब लिया था, कड़ा निर्देश दिया था, और उसके बाद ईसी की कार्रवाई और तेज हो गई है। डीजीपी हो, एसपी हो, उनसे रिपोर्ट तलब की गई है, यानी उनसे मांगा गया है कि उस समय क्या कैसे घटा कि 7 न्यायिक अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी निभाने आए उनको घंटों तक बंधक बना दिया गया और उनके कॉन्वॉय पर भी अटैक किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस बंधक अधिकारियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। अमित वालिया ने एक वीडियो शेयर किया है, आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। तो अमित वालिया ने ये वीडियो शेयर किया है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के बीच सबीना यास्मीन भी हैं। अधिकारियों के घेराव के समय ये वीडियो शेयर किया गया है और अमित वालिया ने ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में टीएमसी मंत्री मौजूद हैं, प्रदर्शनकारियों के बीच सबीना यास्मीन है। तो इस वीडियो के बाद आइए आपको ये बताते हैं कि जब कार्रवाई शुरू हो गई है तो कई नेताओं पर इस समय एफआईआर हुई है। अब तक 6 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है जो टीएमसी के नेता हैं, और टीएमसी के 2 पार्षदों पर भी इस समय केस शुरू हो चुका है। कोलकाता नगर निगम के ये दोनों पार्षद हैं जिन पर केस की शुरुआत हो चुकी है, यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वार्ड नंबर 32 के पार्षद शांति रंजन कुंडू और वार्ड नंबर 36 के पार्षद सचिन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 4 अन्य लोगों को भी बनाया गया है आरोपी और गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है। और इस समय देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। जंगल राज, महाजंगल राज, वो सीबीआई को उठा लेना चाहिए। जो हादसे के लिए जिम्मेदार है तुरंत उसको पूछताछ मत कीजिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ है, देखो और पकड़ के लेके जाओ, सब गुंडागर्दी खत्म करो। टीएमसी का हारने का डर जितना सता रहा है उतना हिंसक होकर वो लोग सब जगह लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट का गाड़ी रोका जाता है, उनके साथ मारपीट किया, गाड़ी तोड़ा जाता है। जहां इलेक्शन कमिश्नर को घेरा जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था ही नहीं। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ममता को डर सता रहा है इस समय चुनाव में हारने का। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, जिस तरीके से हमने देखा कि मालदा हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करी और सख्त टिप्पणी दी, स्वतः संज्ञान लिया, अब एनआईए की कार्रवाई शुरू होगी। किन मुख्य बिंदु पर, किन मुख्य एंगल्स पर कार्रवाई शुरू होगी? भावना, दोपहर तक एनआईए की टीम कालिया चौक पहुंच जाएगी, ऐसा जानकारी मिल रहा है। और एनआईए का जो इन्वॉल्वमेंट है इस जांच में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सीबीआई करो या फिर एनआईए करो, क्या करो, चुनाव आयोग को डिसीजन लेने को कहा था। तो पहले तो सीबीआई को सोचा गया था, लेकिन रात को वो डिसीजन में थोड़ा बदल आया और उसमें बदलाव करके उसको एनआईए को दिया गया जांच का भार। और बेलडांगा, आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले बेलडांगा में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पे रोड ब्लॉकेट हुआ था, रोड को ब्लॉकेट करके तोड़फोड़ किया गया था, जिसको लेकर ममता बनर्जी कही थी कि जुम्माबाद तो कुछ लोग ऐसे जमात होते हैं। तो उसको तब भी उस केस में भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इसके चलते एनआईए को कालिया चौक भी इन्वेस्टिगेशन का भार दिया गया है। पहले ही एनआईए की इन्वेस्टिगेशन से पहले ही मास्टरमाइंड को कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर दिया गया है। क्या कोई डिटेल्स मिल पाई हैं इसके बारे में? मुफक्करुल इस्लाम ऐसे शख्स हैं जिनके खिलाफ पहले भी क्रिमिनल केसेस हैं, और उस दिन गाड़ी के ऊपर चढ़कर वो जो भड़कालू बयान दे रहे थे उसमें साफ तरीके से इंस्टिगेशन था, जहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ऐसे बयानबाजी किया गया उनकी तरफ से, जो साफ तरीके से एक दर्शाता है कि वो किसी को मानते नहीं है। एक बेखौफ सा एक इमेज लेकर आए थे उस दिन, और इसीलिए एनआईए को दिया गया है कि कालिया चौक ये वो जगह है जहां पे बार बार एडमिनिस्ट्रेशन अटैक होने की घटना बिल्कुल कालिया चौक केस पर पहले भी इस तरीके से हादसे होते रहे हैं, लेकिन अब एनआईए की टीम जांच करेगी मुख्य बिंदुओं को लेकर। आखिरकार मामला हिंसा जो घटी और इतने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, आखिरकार उसके पीछे की मंशा क्या थी, क्या ये सुनियोजित था या नहीं था, और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक चिंता जताई गई है, जहां भारत का सख्त रुख नजर आया। क्या है वो बताएंगे आपको न्यूज पंच में इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और खबर हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई है, उसको लेकर वैश्विक संकट गहराता जा रहा है और अब दुनिया के 60 से ज्यादा देश इस मुद्दे पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन की अगुवाई में वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें भारत समेत फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और UAE जैसे देशों ने हिस्सा लिया है, जहां भारत ने बेहद अपना मजबूत रुख रखा है। ये ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि इस वैश्विक मंथन में क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं। जो ये वैश्विक मंथन हुआ 60 से ज्यादा देशों के बीच, वहां जो देश जुटे उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात करी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में इस समय संकट गहराता जा रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट एक वो स्ट्रेट है और उसको एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, जहां कई जो विश्व के देश है वो तेल पर निर्भर है। मिलकर कदम उठाने पर चर्चा की गई है। भारत ने भी इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया है और साथ ही साथ जिस दूसरे देशों ने हिस्सा लिया, क्योंकि ब्रिटेन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, भारत भी उस बैठक में मौजूद रहा। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, UAE भी इस बैठक में जुड़े हैं। 60 से ज्यादा देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो बढ़ती चिंताएं हैं, वैश्विक चिंताएं हैं, उसको लेकर मंथन किया है। आइए अब आगे बढ़ेंगे कि बातचीत को लेकर भारत ने क्या कहा है। भारत ने साफ रुख अपनाया है कि सिर्फ और सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही इस पूरे युद्ध का हल निकल सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही साथ हॉर्मुज में जो नाविक गंवाने वाला भारत इकलौता देश रहा है, ये कहना है भारत का। और अब तक 3 भारतीय नाविकों की मौत की जानकारी भी विक्रम मिस्री ने इस बैठक के जरिए दी है। और इस समय हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जिस तरीके से 60 से ज्यादा देश आए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी बातें कही, भारत ने अपना रुख साफ किया है कि कूटनीति और संवाद से इसका हल निकाला जा सकता है। साथ ही नाविकों को लेकर एक बड़ी बात कही है। क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक से? देखिए, जहाँ तक इस बैठक की बात है, इस बैठक में ब्रिटेन वहाँ पर मौजूद था और कई सारे देश वहाँ पर मौजूद थे और भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। और भारत की ओर से ये साफ किया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र हैं, वहाँ पर नौवहन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ पर किसी तरह की असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ भारत की ओर से ये भी बताया है कि ये जो समस्या है, भारत इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी है। भारत में बाकी दुनिया की तरह कई तरह की समस्याएं, चाहे कच्चे तेल की समस्या हो, फर्टिलाइजर की समस्या हो, वो भारत को उसमें दिक्कत हो रही है। हालांकि भारत अपने नागरिकों पर इस दिक्कत को नहीं आने दे रहा है, लेकिन भारत को विदेशों से जो आयात किया जा रहा है उसमें काफी दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया वहां पर कि भारत अकेला देश है दुनिया का जिसने इस इलाके में जो जिस तरह का तनाव बना हुआ है, उसमें जो शिप्स पे हमले किए गए या शिपिंग वहां पर जिस तरह से परेशानी में आ गई, उसमें भारत ने अपने लोगों को भी खोया है। लेकिन भारत ने जो अपना पक्ष रखा है हॉर्मुज को लेकर के, वो भारत की जो भारत का जो कूटनीतिक एक पक्ष रहा हुआ है पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, वही यहाँ पर दिखता है। उसमें कहा गया है कि अगर हॉर्मुज को खोलना है और हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन निकालना है तो डी-एस्केलेशन पहले होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। तो ये एक भारत का एक पक्ष है इस तरह के संघर्षों को लेकर के, जो भारत की ओर से वहां पर रखा गया है। बिल्कुल चंद्रशेखर, भारत हमेशा से इसी रुख के लिए रहा है कि युद्ध का अगर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो वो शांति से, कूटनीति से और संवाद से ही निकाला जा सकता है और भारत अपने इस स्टैंड को लेकर अड़िग है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। दोपहर 2 बजे होगी फिर से आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। दीजिए अनुमति। नमस्कार।